दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा हुआ है। कंचनजंगा एक्सप्रेस से मालगाड़ी टकरा गई है। कंचनजंगा एक्सप्रेस की बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में ट्रेन हादसा, उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं। उस तस्वीरों को हम आपको दिखा रहे हैं। ट्रेन की बोगी दूसरी ट्रेन के इंजन पर चढ़ गई और कुछ बोगी पलट भी गई। हादसे में 5 लोगों की मौत की खबर अभी सामने आई है। राहत और बचाव कार्य जारी है। साथ ही साथ इस पूरे मामले को लेकर ममता बनर्जी ने एक्स पर इस हादसे के बारे में बात करते हुए अपनी पोस्ट में लिखा, दार्जिलिंग जिले के फांसी देवा इलाके में एक दुखद रेल दुर्घटना के बारे में जानकर मैं स्तब्ध हूं। विस्तृत जानकारी का इंतजार है। बताया जा रहा है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस एक मालगाड़ी से टकरा गई है और बचाव और चिकित्सा सहायता के लिए डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस और आपदा दल दुर्घटना स्थल पर पहुंच गए हैं। हमने युद्ध स्तर पर तैयारी शुरू कर दी है, कार्रवाई की जा रही है। तो 3 तस्वीरें आप देखिए जहां पर राहत और बचाव कार्य जारी है। दूसरी तस्वीर आप देखिए कि ट्रेन की बोगियां जो पलटी एक दूसरे पर, इस तस्वीर को देखकर आप इस दुर्घटना के भयावह होने का अंदाजा लगाइए कि कितनी बड़ी ये दुर्घटना है और कई लोग घायल हुए हैं। 5 लोगों की मौत की खबर है। ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है। राहत और बचाव कार्य जारी है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों इस हादसे पर नजर बनाए हुए है। प्रशासन की टीम यहां पर पहुंची हुई है और अब ममता बनर्जी ने एक्स पर पोस्ट भी किया है। गंभीर है। ये आप देख रहे हैं कंचनजंगा एक्सप्रेस है। ये पीछे यहाँ पे खड़ा था और पीछे से एक मालगाड़ी आके उसको ठोक दिया। 3 बॉगी अभी तक डिटेल्ड हुआ है। 5 फैटलिटी हुआ है, कैजुअलिटी हुआ है 5। अभी तक हम रेस्क्यू कर लिया है और मालगाड़ी का जो आगे का इंजन है वहाँ पे गैस कटर लगेगा। आरपीएफ भी आगे है। हम लोग लोकल पीएस से आगे है। जब ये घटना घटी तब टाइम हो रहा था अप्रोक्स 8:35 मॉर्निंग। तो जितना हम लोग को पता चला, सामने कंचनजंगा जो एक्सप्रेस है वो धीरे गति से चल रहा था। वो खड़ा नहीं था, धीरे गति चल रहा था। पीछे से जो मालगाड़ी है वो अचानक बहुत स्पीड से था, वो आके पीछे से मार दिया उसको। तो खबर ये है कि कंचनजंगा एक्सप्रेस खड़ी हुई थी पहले से, पीछे से आके मालगाड़ी ने टक्कर मारी। उसके बाद की तस्वीर आपके सामने, मालगाड़ी के जो डिब्बे थे वो तितर बितर हो गए और जो आपको पीले रंग का डिब्बा दिख रहा है, जो बोगी दिख रही है, ये कंचनजंगा एक्सप्रेस का डिब्बा है जो कि मालगाड़ी के इंजन के ऊपर आपको नजर आ रहा होगा, क्योंकि पीछे से टक्कर मालगाड़ी ने मारी। मालगाड़ी के इंजन के ऊपर ये डिब्बा चढ़ गया और सबसे बड़ी बात है कि अभी 3 बोगियों के क्षतिग्रस्त होने से यहां पर खबर ये आ रही है कि कुछ लोग घायल हुए हैं, 5 लोगों की मौत हुई है। यह आंकड़ा बढ़ सकता है। तस्वीर आपके सामने, ट्रेन के पहिए जो आपको दिख रहे हैं और ये तस्वीर आप देखिए, यही हादसा हुआ है और इसी जगह पर हादसा हुआ है जहां पर मालगाड़ी ने टक्कर मारी पीछे से कंचनजंगा एक्सप्रेस में और कंचनजंगा एक्सप्रेस के पीछे की 3 बोगियां क्षतिग्रस्त हुई हैं और आखिरी बोगी तो इंजन के ऊपर चढ़ गई। इतना भयावह ये हादसा था। रफ्तार तेज थी मालगाड़ी की और पीछे बैठे हुए कंचनजंगा एक्सप्रेस के जो यात्री थे उनको सबसे ज़्यादा चोटें आई हैं, वो घायल हुए हैं। 5 लोगों की मौत की जानकारी मिल रही है। लेकिन ये बड़ा हादसा, अश्विनी वैष्णव ने भी ट्वीट किया है इस पूरे मामले को लेकर। रेल प्रशासन नज़र बनाए हुए है और मदद तुरंत पहुंचाई जा रही है। पूरे मामले की जांच भी होगी। आपको याद होगा उड़ीसा के बालासोर में भी इस तरह का हादसा हुआ था जहां पर 3 ट्रेनें आपस में टकरा गई थी और अब ये दूसरा हादसा कुछ ही महीनों के भीतर, जहां पर ये 2 गाड़ियां आपस में टकराई हैं, जिसमें एक मालगाड़ी है और दूसरी पैसेंजर ट्रेन है कंचनजंगा एक्सप्रेस। और ये आपको पोस्ट हम लगातार दिखा रहे हैं। एक्सपर्ट जो पोस्ट किया गया है, ममता बनर्जी, अश्विनी वैष्णव, और इन सबके बीच 5 लोगों की मौत हुई है। राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है। तस्वीरें आपके सामने, ममता बनर्जी लिख रही हैं कि वो इस घटना के सुनने के बाद शॉक्ड हैं और ये घटना जो सामने आई है, डीएम, एसपी, डॉक्टर, एम्बुलेंस सबको तुरंत घटनास्थल पर पहुंचाया गया है और लगातार नजर बनाए हुए हैं। मध्य प्रदेश में आबकारी विभाग का एक नया कारनामा सामने आया है। सोम डिस्टिलरी में बाल मजदूरी का मामला सामने आया है। बड़ी खबर है मध्य प्रदेश से, जहां पर आबकारी विभाग का नया कारनामा, सोम डिस्टिलरी में बाल मजदूरी का मामला सामने आया था। आबकारी विभाग की कार्रवाई पर सवाल उठे हैं। सरकार के एक्शन के बाद भी विभाग के समय दिए जाने पर सवाल उठे हैं। आबकारी आयुक्त ने दिया सोम ग्रुप को नोटिस। इससे पहले ही आबकारी अधिकारियों पर कार्रवाई भी हो चुकी है। बड़ी संख्या में बाल मजदूरी यहां पर कराई जा रही थी। 59 बच्चे यहां से बरामद हुए थे जब बाल आयोग के चेयरमैन ने यहां पर छापामार कार्रवाई की थी। खास बात यह थी कि एक संस्था के द्वारा शिकायत की गई थी
विवेक पांडे हमारे साथ जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। विवेक से जानकारी लेते हैं। विवेक, ये लापरवाही भी सामने आ रही है और ऐसा लग रहा है कि कोशिश की जा रही है आबकारी विभाग की तरफ से कि जितना हो सके मदद दी जाए। क्या खबर पूरी? बिल्कुल सही बात है। मोहन यादव ने फौरन ही एक्शन लेते हुए, जैसा ये पूरा घटनाक्रम आया उसके बाद मोहन यादव मुख्यमंत्री ने तत्काल 3 अधिकारियों को निलंबित कर दिया। आबकारी विभाग के थे और सबसे बड़ी बात है कि 48 घंटे से ज़्यादा समय हो चुका है, अब तक फैक्ट्री सील नहीं हुई है और उसे 3 दिन का समय दिया है। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने एक नोटिस जारी किया और ये कहा है कि कारण बताया जाए कि आखिर उनकी फैक्ट्री सील क्यों ना किया जाए, क्योंकि फैक्ट्री में काम करने वालों में 21 साल से अधिक उम्र के लोग होने चाहिए, कोई व्यक्ति मानसिक रूप से विक्षिप्त नहीं होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे तो 40-50 बच्चे नाबालिग जिनकी पढ़ने लिखने की उम्र थी वो वहाँ काम करते पाए गए। और सबसे हैरत की बात है कि इस पूरे मामले को जब राष्ट्रीय बाल आयोग सुप्रीम कोर्ट लेके जा रहा है और अब तक 72 घंटे से अधिक हो चुका है, तब तक इस फैक्ट्री को बंद नहीं किया गया है। और एक सबसे बड़ी बात है कि आबकारी विभाग ने 3 दिन का समय दिया है कंपनी को कि आखिर उनकी फैक्ट्री क्यों न सील की जाए। उनको नोटिस दिया गया है, क्योंकि हमने कई मामलों में देखा है कि तत्काल फैक्ट्री को सील कर दिया जाना चाहिए, लेकिन यहाँ पे 3 दिन का समय दिया गया है। तो आप यकीन मानिए कि पूरी तरीके से आबकारी विभाग, बिल्कुल विवेक, ये बड़ी लापरवाही भी कही जाएगी। और इतनी बड़ी संख्या में बच्चों का यहाँ से मिलना, और मुख्यमंत्री ने खुद आदेश दिए हैं कि कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए। और मुख्यमंत्री के जो एक्शन था उस पर बाल आयोग के चेयरमैन प्रियंक कानूनगो ने सहमति भी जताई थी, खुशी भी जाहिर की थी। लेकिन बावजूद इसके आबकारी विभाग का ये आदेश आना कि 3 दिन का समय देना नोटिस के जवाब देने के लिए। विवेक, अब हो क्या रहा है? चूंकि नोटिस के जवाब तो दे भी दिया जाएगा 3 दिन के बाद, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि कार्रवाई क्या की गई अब तक? देखिए, अब तक कंपनी के खिलाफ कोई खास कार्रवाई नहीं की गई है। पहली प्राथमिक रूप में कार्रवाई तो आबकारी विभाग के खिलाफ हुई है, वो भी मोहन सरकार ने खुद एक्शन लिया, तब आबकारी के 3 अधिकारियों को निलंबित किया गया। लेकिन अभी तक बाल आयोग, राज्य बाल आयोग, श्रम विभाग के अधिकारियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है, क्योंकि सबसे बड़ी जिम्मेदारी उनकी है कि उनको निगरानी रखना था कि आखिर इतनी बड़ी फैक्ट्री में इतने सारे बच्चे नाबालिग वो बाल मजदूरी क्यों कर रहे थे और किसकी संरक्षण में कर रहे थे, और ये किसका पूरा नेक्सस है जो बच्चे तमाम सारे वहाँ पर के तौर पर काम करने वाला ये पूरा मामला है। बहुत शुक्रिया आपका विवेक हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। तो विवेक हमें जानकारी दे रहे हैं कि किस तरह से वहां पर एक कोशिश की जा रही है कि और वक्त देकर सोम डिस्टिलरी को या तो बचाने की कोशिश है या फिर 3 दिन में अब तक कार्रवाई इतनी बड़ी क्यों नहीं हुई जो कि होना चाहिए था। रायपुर से खबर है, जहां पर सीएम के निर्देश के बाद एक्शन मोड में है खाद्य एवं औषधि विभाग। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं रायपुर से। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश के बाद एक्शन में है खाद्य एवं औषधि विभाग। रायपुर, दुर्ग, बस्तर, सरगुजा, बिलासपुर में छापामार कार्रवाई की गई है। कई मेडिकल स्टोर्स में छापेमार कार्रवाई की गई है। दवाओं और फूड सप्लीमेंट के लिए नमूने भी लिए गए हैं। जांच के लिए लैब में भेजे गए हैं नमूने। इन नमूनों यानी कि जो सैंपल लिए गए हैं उनकी जांच की जाएगी और अगर कोई गड़बड़ी होती है तो फिर कार्रवाई होगी। लेकिन एक्शन मोड में खाद्य एवं औषधि विभाग इसलिए आया है क्योंकि खुद मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय एक्शन मोड में। रोहित हमारे साथ जुड़ गए हैं, सीधे रायपुर से उनकी तरफ रुख करते हैं। रोहित, मुख्यमंत्री का एक्शन और एक्शन में अब खाद्य एवं आपूर्ति विभाग। बिल्कुल, देखिए एक्शन में साफ तौर पे खाद्य एवं औषधि विभाग दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले संज्ञान में आ रहे थे फूड डिपार्टमेंट के पास में कि जो नकली दवाइयां हैं उनकी बिक्री जो है वो की जा रही है जेनरिक के नाम पर, आयुर्वेदिक के नाम पर जेनरिक, और ऐसे कई दवाइयां हैं जो प्रतिबंधित हैं भारत में। उन तमाम दवाइयों का भी जो विक्रय है वे तमाम मेडिकल स्टोर्स करते थे, तो उसी पर ये कार्रवाई है वो की गई है, जिसपे रायपुर जिले पे 4 ऐसे तहत जो लगभग 20 है, पूरे छत्तीसगढ़ में 20 से ज़्यादा जगह हैं जहाँ पर इस तरह की कार्रवाई की गई है। और जहां पर जो सैंपल है, सैंपल भी खाद्य विभाग अपने साथ लेके गया है। इसके अलावा जो दवाइयां प्रतिबंधित, लगभग 17 प्रकार की प्रतिबंधित दवाइयां थी जिनका उपयोग बैन था, वो दवाइयां भी मिली है, तो उनको भी जो है वो जब्त किया गया है। गोडाउन पे भी छापामार कार्रवाई की गई थी। अगर मैं रायपुर की ही बात करता हूं तो रायपुर में 4 से ज़्यादा जगह था जहां पर गोडाउन और दुकान, खासतौर पर मेडिकल कॉम्प्लेक्स के आसपास कई सारी दुकानें थी, वहां पर कार्रवाई की गई। तो निश्चित तौर पर बड़ा एक्शन जो है वो देखने को मिला, क्योंकि लगातार शिकायत आ रही थी और बैठक में भी मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने स्पष्ट कहा था कि अगर इस तरह की शिकायतें आती है तो उस पर त्वरित निर्णय लिया जाए, तुरंत उस पर फैसला लिया जाए। सवाल इस बात को लेकर है कि मुख्यमंत्री ने सख्ती दिखाई, उसके बाद ये सख्ती दिख रही है, लेकिन सवाल इस बात को लेकर है कि दवाइयों में किस तरह की यहां पर मिलावट या फिर नकली दवाइयों की शिकायत जिसका जिक्र आप कर रहे हैं, क्योंकि जेनरिक दवाइयां तो सस्ती पड़ती हैं इसलिए लोग वहां पर दवाई लेने जाते हैं, क्या इसमें भी घपला सामने आ रहा है?
बिल्कुल, देखिए कुछ समय पहले विवेक, एक तरह का मामला आया था जहां पर इंदौर की एक कंपनी थी जो थायराइड की दवाई जो है वो रायपुर में सप्लाई करती थी, और उस थायराइड की दवाई पे कई ऐसे केमिकल्स जो है वो मिले हुए थे जो कि प्रतिबंधित है और जो इंसान के शरीर के उपयोग के लिए जो है वो हानिकारक हो सकते हैं। लेकिन अगर वो दवाइयाँ वहाँ पर बिक्री की जा रही थी और वो केमिकल डालने के बाद में वो दवाइयाँ जो है वो ज़्यादा उपयोगी साबित होती थी, वो तुरंत रिएक्ट करती थी और आम इंसान को जो है वो राहत देती थी। तो ऐसे में क्योंकि लॉन्ग टर्म में अगर वो दवाइयों का उपयोग किया जाता है तो वो कहीं ना कहीं हानिकारक है और उससे नुकसान शरीर को पहुंचता है। तो इसी तरह की शिकायतें लगातार मिल रही थी और 17 ऐसी दवाइयां हैं जो कि जिन पर अलग तरह के केमिकल्स जो हैं वो मिले हुए थे, जो नुकसानदायक है, नुकसान कर सकते हैं इंसान को, उस पर बिल्कुल ये बड़ी बात है। 17 दवाइयां जिसको लेकर शिकायतें मिली और अब कार्रवाई की जा रही है। शुक्रिया आपका रोहित, हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। खबर है मध्य प्रदेश से जहां पर बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, इसको लेकर जानकारी मिल रही है। बड़ा प्रशासनिक फेरबदल हो सकता है, डॉक्टर राजेश राजौरा बन सकते हैं मुख्य सचिव। कई जिलों में कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं, बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। कई जिलों में कलेक्टर और एसपी बदले जा सकते हैं। डीजीपी के लिए 2 नाम तय हैं, जिनके नाम हैं अरविंद कुमार और अजय शर्मा। इन दोनों में से कोई एक डीजीपी बनाए जा सकते हैं। 2 संभागीय आयुक्त और 4 संभागों के आईजी पद पर भी नई पोस्टिंग संभव है। तो बड़े प्रशासनिक फेरबदल की तैयारी और प्रशासनिक फेरबदल टॉप लेवल का, मध्य प्रदेश के टॉप लेवल का प्रशासनिक फेरबदल, यानी कि ब्यूरोक्रेट्स को बदला जा सकता है। नई जिम्मेदारी नए ब्यूरोक्रेट्स को मिल सकती है। और सबसे खास बात है कि अरविंद कुमार, अजय शर्मा, डीजीपी, इन दोनों में से कोई एक बनाया जा सकता है। 2 संभागीय आयुक्त और 4 संभागों के आईजी पद पर भी संभावना है कि नई पोस्टिंग हो जाए। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना इसी साल नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। इसी के साथ प्रदेश को नया डीजीपी भी मिल सकता है। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना का 2 साल का कार्यकाल 2 मार्च 2024 को पूरा हो चुका है। वे नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। उनकी जगह अजय शर्मा जो कि डीजी हैं ईओडब्ल्यू के, और अरविंद कुमार जो कि डीजी हैं वर्तमान में होमगार्ड के, इन दोनों में से किसी एक को ये पद मिल सकता है। यानी कि एमपी पुलिस की जिम्मेदारी नए हाथ में आएगी, ये तय है। 2 नाम चल रहे हैं। तो मध्य प्रदेश में बड़ा प्रशासनिक फेरबदल है। डॉक्टर राजेश राजौरा, जिन्हें मुख्य सचिव बनाया जा सकता है, धार, बालाघाट, उज्जैन, इंदौर में बतौर कलेक्टर भी रह चुके हैं, और डॉक्टर राजेश राजौरा को मुख्य सचिव बनाए जाने की संभावना है। खबर आ रही है प्रशासनिक फेरबदल होगा, और सबसे आगे नाम अगर किसी का है मुख्य सचिव के लिए तो डॉक्टर राजेश राजौरा का है। सीएम कार्यालय में अपर मुख्य जिम्मेदारी संभाल रहे हैं। और ये डीजीपी के लिए 2 नए नाम जो आपको हम बता रहे थे लगातार, अजय शर्मा डीजी हैं ईओडब्ल्यू के वर्तमान में, और अरविंद कुमार डीजी हैं होमगार्ड के। इन दोनों में से किसी एक नाम पर सहमति हो सकती है। अजय शर्मा 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं और जिम्मेदारी निभा रहे हैं ईओडब्ल्यू में। अरविंद कुमार 1988 बैच के आईपीएस अधिकारी हैं। इन दोनों में से किसी एक अधिकारी को मध्य प्रदेश पुलिस की कमान दी जा सकती है। दोनों वरिष्ठ आईपीएस अधिकारी में से किसी एक को नए डीजीपी बनाया जा सकता है। मौजूदा डीजीपी सुधीर सक्सेना नवंबर में रिटायर हो रहे हैं। और आइए जरा ये भी देख लीजिए कहाँ एसपी बदल सकते हैं। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, शहडोल, मंदसौर और आगर मालवा, यहाँ पर नए एसपी आ सकते हैं। एसपी यहाँ पर बदले जाएंगे, इसकी संभावना है, चर्चा है। तो प्रशासनिक फेरबदल, प्रशासनिक जिसे कहा जाता है कि जो ऑपरेशन होता है वो कवायद की जाती है कि नए अधिकारियों को जिम्मेदारी मिले। होशंगाबाद, सीहोर, रायसेन, शहडोल, यहाँ पर एसपी बदले जा सकते हैं, और 6 जिलों के कलेक्टर भी बदले जा सकते हैं। वो ज़िले हैं रायसेन, छतरपुर, सतना, सीहोर, मुरैना और भिंड। यहाँ पर कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो चंबल का इलाका, मुरैना और भिंड, यहाँ पर कलेक्टर बदले जा सकते हैं। छतरपुर, सतना में भी कलेक्टर बदले जा सकते हैं, और रायसेन और सीहोर में भी कलेक्टर बदले जा सकते हैं। यानी कि भोपाल के आसपास, चंबल का क्षेत्र और सागर संभाग में कलेक्टर बदले जा सकते हैं। तो खबर आपको बता रहे हैं जो प्रशासनिक फेरबदल हो रहा है, संभावना जिसकी चल रही है, कौन कौन से अधिकारी कहां पोस्ट हो सकते हैं। उधर आज भोपाल में बीजेपी प्रदेश कार्यालय में बड़ी बैठक होने जा रही है। कोर ग्रुप की ये बैठक आयोजित की गई है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव, वीडी शर्मा इसमें शामिल होंगे। सभी दिग्गज नेता भी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। क्लस्टर्स की भी आयोजित की जाएगी बैठक। दिन भर चलेगा बैठकों का दौर। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, बीजेपी दफ्तर में ये बैठक है, और कोर ग्रुप की बैठक इसलिए कही जा रही है क्योंकि आगे का रोड मैप तैयार किया जाएगा।
सीएम भी इसमें शामिल होंगे। वीडी शर्मा जो कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं वो भी इसमें शामिल होंगे और तमाम दिग्गज नेता भी बैठक में मौजूद रहेंगे। क्लस्टर्स की आयोजित इस बैठक में तमाम चर्चा भी संभव है, यानी कि दिन भर आज तमाम बैठकों का दौर चलेगा बीजेपी दफ्तर में। बलौदाबाजार मामले पर सियासत गरमाई हुई है। वहीं इस घटना पर कांग्रेस कल प्रदर्शन करेगी। इस मामले में कांग्रेस संचार विभाग के अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बलौदाबाजार घटना को दुर्भाग्यजनक बताया है और कहा है कि कांग्रेस बिगड़ती कांग्रेस कानून व्यवस्था के विरोध में प्रदर्शन करेगी, जिसमें कांग्रेस के सभी दिग्गज नेता शामिल होंगे। बलौदाबाजार में जो कुछ घटित हुआ वो बेहद दुर्भाग्यजनक है। प्रदेश में कानून व्यवस्था नाम की चीज नहीं है। इसके विरोध में, राज्य की बिगड़ती हुई कानून व्यवस्था के विरोध में, इसके लिए 18 तारीख को मंगलवार को प्रदेश के सभी जिला मुख्यालयों में धरना आयोजित किया जाएगा। इस धरने में प्रदेश के सभी वरिष्ठ नेतागण शामिल होंगे। बढ़ते आगे झाबुआ से खबर है, जहां पर मोहकपुरा गांव में रहने वाला एक आर्मी मैन लापता हो गया। आपको ये बता दें कि भूरे सिंह भावर 9 जून से छुट्टी पर निकले थे। 12 जून को उन्हें भोपाल पहुंचना था, लेकिन अभी तक जवान घर नहीं पहुंचे तो परिजनों ने उनकी यूनिट में संपर्क किया। यूनिट ने सर्चिंग की तो पता चला कि सतना तक उनकी लोकेशन क्लियर थी, लेकिन इसके बाद उनकी लोकेशन नहीं मिली, जिसे ढूंढने के लिए इंडियन आर्मी अब प्रयास कर रही है। तो छुट्टी के लिए निकला आर्मी का जवान लापता हो गया।